हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज मैं लाई हूँ एनसीईआरटी, जिसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। और इसका पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र। तो इसमें सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, इसको जरूर पढ़िएगा और अपने दोस्तों के बीच लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइएगा। इसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे ताकि जो भी मेन पॉइंट लगे आप 1-2 बार पढ़ के खुद से सेल्फ हैंड नोट्स बनाएं। ओके, एग्जाम बहुत नज़दीक है और एनसीईआरटी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, आप जब सब एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तब ये बात आपको पता चल जाएगी। तो टाइम की कमी को देखते हुए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो चलिए, अब हम लोगों ने तो पॉलिटी भी कंप्लीट कर ली है और पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट कर ली है, सोशियोलॉजी भी कंप्लीट कर ली है और हिस्ट्री भी कंप्लीट कर ली है। अब बारी आती है आपके जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 11-12 क्लास 12 का जियोग्राफी है। इसका फर्स्ट बुक है मानव भूगोल एक विषय के रूप में। तो इसमें हम ठीक है, इसमें हम जो है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। वैसे तो मैं पूरा का पूरा आपको समझाऊंगी, उसके बाद आप इसका नोट्स जो है खुद से बनाइएगा 2-3 बार वीडियो देखने के बाद। अगर आप टेस्ट करना चाहती हैं तो टेस्ट के वीडियो आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप टेस्ट करिए। अब जल्दी हम अपने टेस्ट बहुत ज़ोरों शोरों से लाएंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर का विजन मैगजीन भी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो कि अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप इसकी अंतर वस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय में बृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया गया था। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी ज्ञात होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समकालनात्मक, अनुभविक एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की बहुत विस्तृत और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो द्विक या एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं, प्राकृतिक मतलब भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप में, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है? अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल क्या अध्ययन करता है? जैसे भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध को। मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। आपको इस तथ्य का सबसे पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया है और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए हैं। क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियमित बनाने सिद्धांतिकर अथवा विवरणात्मक होना चाहिए? क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए? क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर? ये भौतिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैधता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। तो हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप में तूफान की आंख, नदी के मुख, हिमनदी के प्रोध मतलब नासिका, जलमंडलों मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य, देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों, जलमार्गों के जाल को प्राय परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। क्या आप अपनी भाषा में ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? मानव भूगोल मतलब इसको मानव भूगोल इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को मानव के हर एक अंग के रूप में देखा गया है और उसको इसी तरह से व्याख्यात किया गया है, इसलिए इसको मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं?
तो ठीक है, मानव भूगोल की परिभाषाएं कुछ हैं, जैसे मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। रेड जेल ने कहा। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सैंपल सैंपल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंध के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। पॉल विडर डी लास ने कहा। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। आप अपनी कक्षा 11वीं की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विभिन्न प्राणी जात तथा वनस्पति जात हैं। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की? गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेल का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकी की सहायता से उत्पादन का निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। उदाहरणार्थ, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की प्रारंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। अब मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी अधीन थी और आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं, जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उनकी पूजा करता था। मानव की प्राकृतिकरण देखते हैं तो बेंदा मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच हैं। यहाँ तक कि पक्षी, आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ प्रायः गाँव में मिलती है, भी यहाँ दिखाई नहीं देते। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेंडा का सर्वेक्षण करता है, जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं और राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है। जैसे ही वो महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है, जिन्होंने बचपन में से ही उसे आश्रय दिया है, वो सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वो कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पित गति से पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू व जल के लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना आता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गुद्देदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। लड़के वन से गजहरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। विशिष्ट पादप हैं जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। वह आशा करते हैं कि वन की आत्माएं दया करेंगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। यह आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजाति मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने की कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों की खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि बाहरी लोग हैं जो जंगलों में उन्हें ढूंढने हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के बितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। बाक्स की कथा, मानव का प्राकृतिकरण।
आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज में संबंधित एक घर के प्रत्येक संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं को छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों का तरंगित पहाड़ियों में चरगाहे, तटों पर पत्तन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करते हैं तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। तो ठीक है, आप देखेंगे प्रकृति का मानवीकरण। तो ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पौने और भारी हिम। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है। कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। उसका कार्यालय खुद सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वो काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। वह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है और पर्याप्त प्रकाश होता है। यदि तो ऐसे रुच्छ मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। कैरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला व कीवी का आनंद लेती है। यह नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्र में मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मी से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। वह प्रायः लंदन के स्टीज सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविजन सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यदि कैरी 58 वर्षीय है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई है? यह प्रौद्योगिकी और उनके कारण डंडरहाइम के लोग व उन जैसे अन्य लोग प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों को जानते हैं? ऐसे उदाहरणों को ढूंढना कठिन नहीं है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नव-निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। आप में से जो लोग नगरों में रहते हैं, जो नगर देख चुके हैं, जरूर जानते होंगे कि चौराहे पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको। एम्बर पीली बत्ती का और हरी बत्ती के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो, संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं किया होती है। विकसित अर्थव्यवस्था के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत, अवक्षय भूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिम नदियाँ, निम्नीकृत भूमियाँ और नवनिश्चयवाद संकल्पना ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। मानव भूगोल कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इनमें आवासन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ किया है। अमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजा, धार्मिक इत्यादि पर आधारित सामाजिक समग्रों के काल बोध पर जोर दिया। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल, जैसा कि आपने देखा, मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल के जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं
के मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोग के विषय के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है और मानव भूगोल के साथ ही ऐसा हुआ है। आइए मानव भूगोल क्षेत्रों और उपक्षेत्रों का परीक्षण करें। तो ये है समय अवधि, उपागम, बृहत लक्षण। आरंभिक उपनिवेश युग, अन्वेषण विवरण और साम्राज्यिक और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्र में खोजों अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का विज्ञान विश्व विज्ञान कोशी विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। समय अवधि है उत्तर उपनिवेश युग का और उपागम है प्रादेशिक विश्लेषण और बृहत लक्षण है प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी रूप से समझने में सहायक करेगी। अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, क्षेत्रीय विभेदन, एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार की भिन्न है समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था। 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक की बात करें तो स्थानिक संगठन था और कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस व्यवस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1970 का दशक, मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें। 1990 का दशक, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, बृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले भौतिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगा और अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। अब अगला तालिका जो है 1.2, मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन। तो ये मानव भूगोल है क्षेत्र है सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासनों से अंतरापृष्ठ। तो सामाजिक भूगोल की बात करें तो क्षेत्र है इसके व्यवहारवादी भूगोल जिसमें मानव विज्ञान है और समाजवादी कल्याण का भूगोल है कल्याण अर्थशास्त्र और विकास का भूगोल समाजशास्त्र और संस्कृति भूगोल मानव विज्ञान और लिंग भूगोल समाजशास्त्र मानव विज्ञान महिला अध्ययन और ऐतिहासिक भूगोल इतिहास है। चिकित्सा भूगोल महामारी विज्ञान है। नगरीय भूगोल है नगरीय अध्ययन और नियोजन और राजनीतिक भूगोल है राजनीति विज्ञान का और निर्वाचन भूगोल सैन्य विज्ञान का और जनानकी जनसंख्या भूगोल जनानकी का है और आवास भूगोल जो है नगर ग्रामीण नियोजन और आवास भूगोल है नगर ग्रामीण नियोजन और आर्थिक भूगोल है संसाधन भूगोल अर्थशास्त्र और संसाधन अर्थशास्त्र का और कृषि भूगोल कृषि विज्ञान का, उद्योग भूगोल औद्योगिक अर्थशास्त्र का, विपणन भूगोल व्यावसायिक अर्थशास्त्र वाणिज्य का और पर्यटन भूगोल जो है पर्यटन और यात्रा प्रबंधन का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। तो ये क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए हैं, उनका उत्तर दीजिए। और निम्नलिखित प्रश्नों के 30 शब्द में मानव भूगोल की परिभाषा बताइए, मानव भूगोल के उपक्षेत्र के नाम बताइए। तो सारे क्वेश्चन जरूर करिएगा, मैं तो बताऊंगी लेकिन ये आप आंसर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ और कैसा लगा वीडियो बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद जय भारत।